Good morning, students. I hope you are understanding my lecture best. We have completed microbes, their types, benefit and harms, last lectures. Today our topic will be food poisoning, preservation techniques and nitrogen cycle. हम microbes, how many types of microbes, इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, बेनिफिट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, और क्या क्या हार्म्स हैं, हानियां हैं माइक्रोब्स की, इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया और शायद मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ भी आया। आई होप। आवर टुडेज टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज द फूड पॉइजनिंग? क्या है फूड पॉइजनिंग? पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कई बार हम खाना खाने के बाद हमारा वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, लूज मोशन, डायरिया, फीवर, हेडेक, एब्डोमेन पेन, पेट दर्द वगैरह, ये सब चीज़ें हम फील करते हैं खाना खाने के बाद, कहीं किसी फंक्शन से आने के बाद, फंक्शन में खाना खा रहे होते हैं, या फिर जो खाना शाम का बचा हुआ खाना हमने खाया उसके बाद ये सब सिम्टम हम फील करते हैं। दिस इज़ द फूड पॉइजनिंग। यही फूड पॉइजनिंग है कि व्हेन वी कंज्यूम some contaminated food, then the food have the poisonous substance secreted by or produced by the microorganism. Then we feel illness. It is the food poisoning. Symptom: vomiting, diarrhea, headache, abdomen pain, etc. कि food poisoning could be due to consumption of food spoiled by some microorganism. कि food poisoning क्या है, कैसे हो सकती है, could be होगी due to the consumption of food spoiled by some microorganism. कि वो खाना हम कंजप्ट कर दें, वो खाना हम खा लें जो कि स्पॉइल, खराब किया गया है by some microorganism, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा। Microorganism that grow in our food sometime produce toxic substance. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं हमारे फूड पर, समटाइम, कभी कभी, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जहरीला पदार्थ बोल सकते हैं हम उसे। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हानि पहुंचाएं। सो दीज मेक द फूड पॉइजनस, ये खाने को पॉइजनस बना देंगे, जहरीला बना देंगे, काजिंग सीरियस इलनेस, जिससे हम काफ़ी गंभीर बीमार भी हो सकते हैं, एंड इवन डेथ, और हमारी डेथ तक हो सकती है। सो फूड पॉइजनिंग इज सो सीरियस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करें फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, खराब होने से बचाने के लिए हमें प्रिजर्व करना चाहिए अपने खाने को। सो नाउ वी आर डिस्कशन अबाउट सम टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? क्या मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का? सो प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम ड्यू टू द माइक्रोब्स, कि वो प्रोसेस जिसमें हम प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने को खराब होने से, ड्यू टू माइक्रोब्स के द्वारा जो खाना खराब होता है उसे बचाने के प्रोसेस को ही फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। व्हाट इज द फूड प्रिजर्वेशन? प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स ड्यू टू द माइक्रोब्स, कि माइक्रोब से जो खाना या खाद्य पदार्थ है उनको खराब होने से बचाने के प्रोसेस को ही हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। फूड शुड बी प्रिजर्व फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों करना चाहिए हमें फूड प्रिजर्वेशन? क्या नीड, क्या ज़रूरत आ गई इसकी कि हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए? नंबर 1 पॉइंट, कि प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग सिक ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो इंसान है, लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोब्स द्वारा स्पॉइल जो फूड अगर हमने खा लिया, किसी ने भी खा लिया, तो गर्टल बीमार हो जाएगा। उससे बचाने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी? प्रिवेंशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन की।
कि टू प्रिवेंट पीपल, लोगों को बचाने के लिए, फ्रॉम किससे, फ्रॉम फॉलिंग सिक, बीमार होने से, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। और वो बीमार क्यों होंगे, कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, जो खाना जिसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं वो खाना खाने से वो बीमार होंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें ज़रूरत है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की। सेकंड पॉइंट, टू ट्रांसपोर्ट फूड टू एरिया वेयर इट इज़ नॉट ग्रोन। अच्छा, अब आप एक बात नोट कीजिए कि सभी जगह पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको उपलब्ध नहीं हो सकते, हम ग्रो नहीं कर सकते उन्हें। अब फिश वगैरह है, सी फूड, वो आपको कोस्टल एरिया में मिलेगा, यहाँ नहीं, लैंड एरिया में नहीं। सो ट्रांसपोर्ट फूड, तो हम क्या करते हैं, लेकिन फिशेस वगैरह का हम कई बार खाते हैं, दिल्ली में भी आपको फ़िश मिलेंगी, हरियाणा, गुड़गांव एक्सेट्रा हर जगह आपको फ़िश वगैरह मिल जाएंगी। तो फिर इसमें हेल्प क्या की प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ने, कि हम वहाँ से जो फिश हमने कैच की पकड़ी थी उसे हम प्रिजर्व करेंगे किसी तरीके से। वो डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ डिफरेंट टेक्निक हम यूज करते हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करके हम अपने सिटी या कैपिटल जो दिल्ली वहाँ पे ले आएंगे, वहाँ से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हेल्प भी करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। टू ट्रांसपोर्ट फूड टू एरिया वेयर इट इज़ नॉट ग्रोन। थर्ड, टू प्रॉपरली स्टोर द एक्सेस फूड ग्रोन। तो थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने जो ग्रो किया है खाना, जो फूड प्रोड्यूस किया, वो हम एक साथ ही कंज्यूम कर लें। अगर हमने आज ही सारा कंज्यूम कर लिया तो कल हम क्या खाएंगे फिर। अब फॉर एग्जांपल जो टमाटो हैं वो तो अपने सीजन से ही चलेंगे, जब सीजन आएगा टमाटोज का 2 से 3 महीने, तो आपको काफ़ी चीप सस्ते भी मिलेंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी मिलेंगे। बट जब वो सीजन चला जाएगा, हमें पता, हम लगातार सारा साल टमाटो ईट करते हैं, टमाटर खा रहे होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल्स को। सो इस वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के थ्रू, एंड वी यूज इट लेटर, हम इसे बाद में यूज कर लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, देयर आर सम टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फर्स्ट टेक्निक, सन ड्राइंग। अर्लियर टाइम और नाउ डेज, पुराने समय में भी और अब भी, ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, सन ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स सूखना, डिहाइड्रेशन। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग इट इन सन। कि जो मॉइस्चर कंटेंट है, हमें पता भी, जब हम किसी भी चीज़ को रखते हैं, किसी भी वस्तु को रख देते हैं सनलाइट में, तो वो सूख जाएगी। सूखने का मीन्स मतलब है यहाँ पर कि दे रिलीज देयर मॉइस्चर, वाटर कंटेंट जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, पानी की मात्रा, वो रिड्यूस कम हो जाएगी। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग इट इन द सन। हम जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं बिल्कुल ही, सनलाइट में उसे रख के। सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस आर स्टोर्ड बाय दिस मेथड। सीरियल्स, पल्सेस एंड अनाज, दालें और मसाले जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं इस मेथड से। सेकंड, पॉस्चराइजेशन टेक्निक। पॉस्चराइजेशन को मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, पहले ईजी हो जाएगा आपके लिए कि पॉस्चराइजेशन को लुईस पास्चर ने इन्वेंट किया था, इस टेक्निक को। क्या है पॉस्चराइजेशन, कि हमने सपोज कीजिए हमने मिल्क लिया, दूध, उसे एक बार हम 70 डिग्री सेल्सियस तक, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसे गर्म करेंगे। उसके बाद उसे क्विकली, जल्दी से ठंडा कर दिया जाएगा। 10 से 15 सेकंड उसे गर्म करके, 15 से 30 सेकंड उसे गर्म करके, उसके बाद उसे जल्दी ठंडा कर दिया जाए। ये प्रोसेस जो है प्रिजर्वेशन, पॉस्चराइजेशन है। इससे क्या होगा, जब हम 70 डिग्री या अबव 70 डिग्री से ऊपर जब गर्म करते हैं, दूध को बॉयल करते हैं, जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं वो मारे जाएंगे। अब भी कुछ बैक्टीरिया, वायरस उसके अंदर बचे हुए हैं, सारे के सारे तो ख़त्म नहीं होंगे।
जब हम उसे क्विकली कूल करते हैं, जल्दी से ठंडा करते हैं, तो दिस प्रोसेस रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठंडा होने पर जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाएगी। दिस इज द पॉस्चराइजेशन, ये पॉस्चराइजेशन है। हमें पता है, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो 30 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये रेंज टेम्परेचर की 30 टू 45 की जो रेंज है वो उनके लिए एक सूटेबल रेंज है। सो पॉस्चराइजेशन क्या है, इसने क्या लिख रखा देखिए, टेक्निक यूज टू स्टोर मिल्क। ये टेक्निक कहाँ यूज होती है? मिल्क को स्टोर करने के लिए। बिग डेयरीज काफ़ी जैसे वीटा, अमूल वगैरह, वहाँ पर इट इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर ए मिनट एंड क्लोज क्विकली, कूल्ड क्विकली। कि भाई 70 डिग्री पे हम उसे गर्म करते हैं सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए, और फिर उसे जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है। दिस इज द पॉस्चराइजेशन। लुइस पास्चर ने इसे डिस्कवर किया था, इन्वेंट की थी ये पॉस्चराइजेशन। अब है साल्टिंग। साल्टिंग का मीन्स ऐड सम साल्ट कंटेंट। हम उसमें साल्ट ऐड कर लेंगे। साल्ट हम ऐड करते हैं तो आपने नोट किया है कि साल्ट और शुगर जब हम किसी भी प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, देन दे रिड्यूस देयर मॉइस्चर। वो अपना मॉइस्चर जो वो रिड्यूस कर देता है, वाटर कंटेंट जो उसमें वो कम से कम हो जाएगा। साल्टिंग, फिश इज मेनली प्रिजर्व यूजिंग साल्टिंग। जो फिश हैं वो मेनली प्रिजर्व की जाती हैं किससे? साल्टिंग से। साल्ट लगा के उनके चारों तरफ एक लेयर बना देंगे ड्राई साल्ट की। मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब बाय साल्ट। जो फिश के अंदर जो मॉइस्चर है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? साल्ट, नमक उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप नमक को खुला कहीं पर भी रख दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा गीला गीला सा लगने लगा है। क्या वो वाटर नमक के अंदर ऑलरेडी साल्ट के अंदर प्रेजेंट था? नहीं। साल्ट ने क्या किया? साल्ट ने जो मॉइस्चर एयर के अंदर प्रेजेंट था उसे एब्जॉर्ब किया है। तो साल्टिंग का यूज फिश प्रिजर्वेशन में होगा। और दूसरा कि हमने पिकल्स वगैरह प्रिपेयर किया तो वहाँ भी हम साल्ट का यूज करते हैं। सुगरिंग, नेक्स्ट पॉइंट, जैम्स, जेलीज एंड फ्रूट स्केस आर स्टोर्ड यूजिंग शुगर। जैम और जेली जो भी हम बनाते हैं वहाँ पर हमें शुगर का यूज करते हैं। किस लिए? मैंने अभी बताया था कि टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट, पानी की जो कंटेंट है, मात्रा, उसे कम करने के लिए। शुगर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए लिखा है कि शुगर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, कि शुगर जो है वो रोक देता है, इनहिबिट रोकना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। बट रोकेगा कैसे? कि जो वाटर कंटेंट है, जो मॉइस्चर है, शुगर वो रिड्यूस, वो कम कर देगा, जो कि सुटेबल था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। अब मॉइस्चर ही नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऑयल एंड विनेगर। विनेगर एसिटिक एसिड है। ऑयल, पिकल्स में हम इसका यूज करते हैं, ऑयल और विनेगर्स का। पिकल्स, फिश एंड मीट आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। नेक्स्ट, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग से पहले एक पॉइंट मैं आप ऐड कर दूं, कूलिंग। कि हम किसी भी फूड आइटम्स को ठंडा रखकर कूल, कि टेम्परेचर एक सूटेबल रेंज में ना हो, बिलो 20 डिग्री हो, तो हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर 2 और 3 डेज। फॉर एग्जाम्पल कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, उसे हम फ्रिज में रख के 2 या 3 दिन तक उसे हम सेव रख सकते हैं। अब है फ्रीजिंग। कूलिंग और फ्रीजिंग में डिफरेंस था। कूलिंग है बिलो 20 डिग्री, 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फ्रीजिंग बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीजिंग का क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि जो हम फ्रीजिंग करते हैं किसी भी फूड आइटम्स की, तो जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर, दे शुड बी कन्वर्ट इनटू आइस, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रीजिंग के थ्रू हम किसी भी फूड आइटम्स को 1 मंथ लेटर यूज, 1 महीने बाद भी हम उसे यूज कर सकते हैं एज इन फ्रेश फॉर्म, और वो हमें फ्रेश ही मिलेगा। फ्रीजिंग के बारे में पढ़ते हैं अभी। देखिए, वेजिटेबल एंड अदर फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर एट 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो देन 5 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। ये बचाता है, ये प्रिजर्व करता है, प्रिवेंट करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो।
कैनिंग नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, पेप्सी कोक्स वगैरह के जो कैन आते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन ऑल राइट एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ड्यू टू माइक्रोब्स। अब कैनिंग के पीछे क्या लॉजिक काम करता है कि एयर टाइट कंटेनर्स हैं वो, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसे एयर की ज़रूरत भी होगी ब्रीदिंग के लिए। अब एयर नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो कैनिंग फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ड्यू टू माइक्रोब्स। यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, कुछ केमिकल्स जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं। केमिकल लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या सल्फेट आर यूज टू स्टोर जैम, केचप, फ्रूट जूस एट्सेट्रा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में राइज होगा कि सर हम ये केमिकल जो यूज कर रहे हैं वो ठीक है, उन्होंने जो ग्रोथ है माइक्रोऑर्गेनिज्म की वो तो रिड्यूस कर दी, बट वो क्या हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे? तो मैं आपको आंसर देता हूँ, नहीं, वो सिर्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं है। सो यू यूज दीज केमिकल्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। Now we see canning and bottling, freezing, boiling, pasteurization, Louis Pasteur देखो also called pasteurization, boiling में देखिए आप also called pasteurization after the famous scientist Louis Pasteur. Milk is a common example of preservation of by boiling. जो आपके पैकेट्स में जो दूध मिलता है हमें, थैलियों में जो दूध मिल रहा है आजकल, ये पोस्चराइज मिल्क है। अगर हम इसे बगैर बॉयल किए भी यूज करें तो हम उसे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट हार्मफुल फॉर अस। प्रिजर्वेशन, डिहाइड्रेशन से पी जो ने सनलाइट में ड्राई करके और हम उसे स्टोर कर देते हैं। स्वीटनिंग, जैम्स वगैरह में, साल्टिंग, पिकल्स वगैरह में, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यार है क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन? देखिए, जो हमें पता है कि 78% ऑफ पार्ट आवर एटमॉस्फेयर, कि 78% पार्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर का वो क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। बट एनिमल्स और प्लांट कैन नॉट बी दिस नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। जो एनिमल और प्लांट हैं वो इस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते गैसियस फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस gaseous nitrogen convert into nitrogen compound and this process is called nitrogen fixation। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन का गैसियस फॉर्म से कंपाउंड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इसमें हमारी हेल्प करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। जो फलीदार पौधे होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं फलीदार पौधे, जैसे दालें वगैरह हैं, पी, मटर वगैरह हैं, अरहर की दाल, ये जैसे प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट है, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा रूट नोडुल्स में। जब हम उसको उखाड़ेंगे उस प्लांट को तो उसके जो रूट हैं, जड़ें हैं, उनमें छोटी छोटी नोडुल्स, गांठें से दिखाई देंगी। ये क्या है? गांठें, इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स पल्सेस। राइजोबियम लाइज इन द रूट नोडुल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पी विद विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब ये रह रहा है, कहाँ पर रहता है? ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये रूट नोडुल्स में लेगुमिनस प्लांट्स के। और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनकी, कि जो रूट्स हैं वो उसे रहने के लिए जगह देते हैं और उसके रिटर्न में राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम जो है फिक्स द नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड एंड दीज कंपाउंड शुड बी यूज्ड बाय द प्लांट। वो नाइट्रोजन गैस को फिक्स करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में
और इन्हें कौन यूज करता है, फिर उसके बाद उसे प्लांट यूज करता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट्स के बीच में। समटाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कभी कभी या कई बार हम बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो फिक्स, कि वो कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होगी कब, लाइटनिंग, जब बिजलियां कड़कती हैं आसमान में। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं बता दूं आपको, कि जब बिजलियां चमकती हैं, बिजली चमकती है तो एक काफ़ी टेम्परेचर जो काफ़ी हाई, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पे जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करती है और नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देती है। नाइट्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन करेगी, ऑक्सीजन गैस के साथ, और नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देंगे। और जब बारिश होगी तो ये कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होंगे, वो बारिश के पानी के साथ मिलके ज़मीन पर, सोयल पर आ जाते हैं। सोयल जो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। सोयल से उन्हें कौन एब्जॉर्ब करेगा, अब सोयल से उन्हें प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन साइकिल, इसे एक बार समझ लेना ध्यान से, उसके बाद ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, भूलोगे नहीं इसे कभी, लेकिन हाँ एक बार इसे अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें पता है नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर में। सभी को पता है, सभी ने पढ़ा है कि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। अब वहाँ से नाइट्रोजन फिक्स होगी किसके थ्रू, दो रीजन है, एक तो माइक्रोऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। दूसरा हमने अभी पढ़ा था लाइटनिंग, लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन। अब ये दोनों चीज़ें फिक्स, नाइट्रोजन फिक्स हुई लाइटनिंग से और माइक्रोऑर्गेनिज्म से, वो कहाँ पर ऐड होगी, कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन द सोइल, वो आकर सोइल ज़मीन में मिल जाएगी। अब ज़मीन से कौन उसे यूज करता है, अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट उसे एब्जॉर्ब करेंगे ज़मीन से, और प्लांट से एनिमल ईट प्लांट। हमें पता है कि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट, कि भाई जितने भी एनिमल हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, खाने के लिए, प्लांट्स पर। सो एनिमल जो वो ईट प्लांट को ईट कर लेंगे। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, वो वहाँ से वो नाइट्रोजन ले लेंगे। अब ये एनिमल्स जो हैं, जो इन्होंने प्लांट को ईट किया, अब क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स की डेथ होगी या एक्सक्रीशन, जो भी एक्सक्रीटा निकालेंगे वो, उन सब में क्या है, इनकी बॉडी में भी नाइट्रोजन सब्सटेंस है और जो इनका एक्सक्रीटा वहाँ भी नाइट्रोजन सब्सटेंस है। प्लांट्स आल्सो डेड, जब प्लांट की भी डेथ होगी उस टाइम पर भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजर जिन्हें हम बोल देते हैं, वो एनिमल एक्सक्रीटा और डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल उन पे एक्ट काम करेंगे एंड दे कन्वर्ट दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे। शुरू कहाँ से हुआ था, नाइट्रोजन गैस से, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड किस में चेंज हो गए, नाइट्रोजन गैस में। दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल, कि भाई जहाँ से शुरू हुआ लास्ट में वहीं पर फिर आ जान घूमकर, यही तो साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चलो, कि द नाइट्रोजन इज इन द एटमॉस्फेयर इज converted into nitrogen compound in the soil by nitrogen fixing bacteria and blue green algae. Lightning also convert the nitrogen compound into the soil. देखिए कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन कंपाउंड में, किससे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हेल्प से और ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं उनकी हेल्प से। लाइटनिंग आल्सो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। लाइटनिंग जो है, जो बिजली कड़कती है, वो भी कन्वर्ट करेगी किसे, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में, एंड दे मिक्स इन द सोयल, और उसके बाद वो क्या होंगे भाई, सोयल में मिक्स हो जाएंगे। द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोयल, जो नाइट्रोजन कंपाउंड अब सोयल में है, इज यूज बाय प्लांट, उन्हें कौन यूज करेगा, वो प्लांट के द्वारा यूज होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए, एंड अदर कंपाउंड और अदर
दूसरे कंपाउंड जो वो बनाने के लिए प्लांट उन्हें यूज करेगा। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट, जो एनिमल खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है या जो प्लांट को खाते हैं, गेट दीज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, वो उन प्रोटीन्स को ऑब्टेन करेंगे और दूसरे कंपाउंड उन्हें भी वो साथ ही खाएंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब ये प्लांट और एनिमल डाई मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सोइल, जो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट है सोइल में, ज़मीन में, मिट्टी में, कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, जो नाइट्रोजन वेस्ट है नाइट्रोजन कंपाउंड का, उसे कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। और वो फिर से सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ मिक्स हो जाएंगे, सोयल के अंदर, विच आर अगेन यूज बाय प्लांट, इन्हें प्लांट फिर से भी यूज कर सकता है। सम अदर बैक्टीरिया, कुछ दूसरे बैक्टीरिया जो हैं, कन्वर्ट सम नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द सोयल इनटू नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन कंपाउंड सोयल में है उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गैस गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, यही गैस वापस फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। हैंस द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, सो जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो कॉन्स्टेंट रहेगी एटमॉस्फेयर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 2 इज फिनिश नाउ। थैंक यू।